रामपुर नाम का छोटा सा गांव। उस गांव में श्याम अपने अंधे पिता हरिदास के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। श्याम के पिता आंखों से अंधे थे। अंधे हरिदास की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे श्याम के कंधों पर थी। हरिदास की पत्नी जब श्याम छोटा था तभी उसके माँ का देहांत हो गया। तब से श्याम अपने अंधे पिता की देखभाल करता है। बेटा श्याम, तुम दिन रात खेतों में काम करते हो, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? तुम रोज खेतों में काम करके थक जाते होंगे। पिताजी, आराम तो मैं बाद में भी कर लूंगा। पहले खेतों में मेहनत करके ढेर सारा पैसा तो कमा लूं ताकि तुम्हारी देखभाल मैं अच्छी तरह से कर सकूं। आपको तो पता है कि अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही और आपके आंखों से भी कुछ नहीं दिखता, तो सारे काम मुझे ही करने हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी माँ तो हमें 10 साल पहले ही छोड़ के चली गई, तो घर का और खेतों काम सारा तुम्हें ही करना पड़ता है। अगर मुझे कुछ दिखता, मेरी आंखें अच्छी होती, तो मैं तुम्हारी काम में मदद कर देता। लेकिन मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि भगवान ने मेरी दोनों आंखें ही छीन ली। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? जब तक आपका ये बेटा जिंदा है तब तक आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही आपकी देखभाल भी कर लूंगा और घर का और खेतों भी काम मैं अकेला ही कर लूंगा। आप चिंता मत करो, आप सिर्फ घर में बैठ के आराम करो, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगा। बेटा श्याम, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें भी घर के और खेतों के काम में मदद मिल जाती। बेटा, तुमको तो पता है कि घर के लक्ष्मी के बिना घर अधूरा सा रहता है। पिताजी, शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपको तो पता है कि अपने घर के हालात कैसे हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं कि मैं अभी शादी कर सकूं। शादी करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उतना पैसा हमारे पास कहाँ है। बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? अपने गांव के जमींदार मोहनलाल सेठ से तुम थोड़े पैसे ब्याज पे क्यों नहीं उठा लेते, ताकि तुम अपनी शादी कर सको? पिताजी, जमींदार मोहनलाल सेठ, आपको तो पता है कि मोहनलाल सेठ के पिछले वाले पैसे ही हमारे ऊपर है, और भी मोहनलाल सेठ से मैं ब्याज पे पैसे उठूंगा। तो आपको तो पता है कि मोहनलाल सेठ कितना अत्याचारी और घमंडी इंसान है। अगर मैं उस जमींदार मोहनलाल सेठ से दूसरी बार भी ब्याज से पैसे उठा लूंगा तो अपने घर पर 10 बार अपने पैसे मांगने आएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अभी शादी ही नहीं करूंगा। ठीक है बेटा श्याम, तुमको जब शादी करनी है तब तुम शादी कर लेना। दूसरी तरफ गांव में मोहनलाल सेठ का आतंक किसानों पे झलक रहा था। जमींदार मोहनलाल सेठ किसानों से बातें करते हुए बोल रहा था, देखो, तुम सभी गांव वालों ने मेरे से ब्याज पे पैसे उठाए हैं और अब तुम लोगों के पैसे देने का टाइम आ गया है, तो जल्दी से मेरे पैसे निकालो। मोहनलाल सेठ, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, अभी तो हमारे खेतों की फसल भी नहीं निकली है, तो हम आपके पैसे कहाँ से लौटाएंगे? हमको थोड़ा और टाइम चाहिए। हाँ मोहनलाल सेठ, हमको थोड़ा सा और समय दे दो, हम आपके पैसे जल्द ही दे देंगे। जैसे ही हमारे खेतों की फसल निकल जाएगी वैसे ही हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे तो आज ही मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम कुछ भी करो, मुझे मत बताओ, मुझे तो अभी मेरे पैसे दे दो। मोहनलाल सेठ, अभी हम आपके पैसे कहाँ से दें? आपको तो पता है कि हम गांव वाले कितने गरीब लोग हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 10 दिन का और टाइम देता हूं। अगर मुझे मेरे पैसे 10 दिन में नहीं मिले तो मैं तुम लोगों के खेत नीलाम कर दूंगा, और तुम लोगों के खेत नीलाम करके मैं मेरे पैसे वापस ले लूंगा। समझ गए क्या? ठीक है मोहनलाल सेठ, हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके पैसे 10 दिन में वापस कर देंगे। मोहनलाल, ये किसान आपके पैसों के बारे में सोचते ही नहीं। ये गांव के लोग खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग आपके पैसे दे नहीं पा रहे हैं। आपको तो पता है कि इन भूखे गरीब लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, और ये लोग क्या आपके पैसे लौटाएंगे? मीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पैसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। इन गांव वालों को मेरे पैसे तो लौटाने ही होंगे। एक दिन की बात है। श्याम एक दिन अपने ही घर में बैठ के मन ही मन में सोचने लगता है, पिताजी सही कह रहे थे। अगर मैं शादी कर लूंगा तो घर में काम करने के लिए कोई आ जाएगा और मुझे भी घर का काम करना नहीं पड़ेगा, और मुझे पिताजी की देखभाल की चिंता भी नहीं रहेगी। मैं तो दिन भर खेतों में काम करता रहता हूँ और पिताजी घर में अकेले ही रहते हैं। पिताजी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। तभी वहां श्याम के पिताजी हरिदास आ जाता है और अपने बेटे श्याम से कहता है, क्या हुआ श्याम बेटा, आज तुम खेतों में काम करने नहीं गए? कोई चिंता की बात है क्या? पिताजी, आप सही कह रहे थे।
मैं शादी कर ही लेता हूँ। शादी करूंगा तो घर के काम में मदद भी हो जाएगी, और जब मैं खेतों में काम करने जाऊंगा तो आपकी देखभाल के लिए घर में कोई होना भी चाहिए ना। बेटा अच्छी बात है, तुम शादी कर ही लो। तो श्याम बेटा पैसों का क्या हो? पिताजी, मैं अभी जमींदार मोहनलाल सेठ के घर जाकर मोहनलाल सेठ से ब्याज पे पैसे उठा लेता हूँ। अरे बेटा श्याम, इतने जल्दी जल्दी में कहाँ चले? घर में कुछ हुआ क्या? नहीं रामू काका, घर में कुछ नहीं हुआ। मैं तो मोहनलाल सेठ के घर ब्याज पे पैसे उठने जा रहा हूँ। मुझे इस साल शादी करनी है। रामू काका, आपको तो पता है पिताजी अंधे हैं और पिताजी की आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता है, और मैं दिन भर खेतों में रहता हूँ, और पिताजी की देखभाल करने के लिए घर में कोई तो होना चाहिए ना। अगर मैं शादी करूँगा तो मेरी भी मदद हो जाएगी। रामू काका, आपको तो पता है शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसीलिए मोहनलाल सेठ के घर पैसे के लिए जा रहा हूँ। अरे श्याम बेटा, तुमको तो पता है मोहनलाल सेठ कितना अत्याचारी और घमंडी इंसान है। वो इंसान किसकी मजबूरी को नहीं समझता। हम अभी उसी के घर से ही आए हैं। मोहनलाल सेठ हमसे पैसे वापस मांग रहा था। वो कहाँ किसकी मजबूरी को समझेगा। रामू काका, आपको तो पता है हमारे गांव में वही एक इंसान है जो ब्याज पे पैसे देता है, इसीलिए तो उसके पास पैसे के लिए जाना पड़ता है। अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या हम उस अत्याचारी घमंडी इंसान मोहनलाल सेठ के पास पैसे के लिए जाते? बात तो तुम ठीक कह रहे हो श्याम बेटा। ठीक है, जाओ बेटा, मोहनलाल सेठ से पैसे ब्याज पे उठा के तुम अपनी शादी कर लो। अगर तुम शादी करोगे तो हरिदास भाई के देखभाल के लिए कोई आ जाएगा। इतना कह के श्याम मोहनलाल सेठ के घर चला जाता है। अच्छा हुआ श्याम, तुम मेरे घर आ गए, नहीं तो आज मैं तुम्हारे घर पैसों के लिए आने ही वाला था। ले आए मेरे पैसे श्याम। मोहनलाल सेठ, मैं आपके पैसे लेकर नहीं आया। तुम मेरे पैसे लेकर नहीं आए हो तो मेरे घर किस लिए आए हो? मोहनलाल सेठ, मुझे इस साल शादी करनी है, और आपको तो पता है शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसे ब्याज पे लेने आया हूँ। श्याम, शादी तेरी है, मेरी नहीं। शादी तेरी है तो पैसों का इंतजाम भी तुम्हें ही करना होगा। और दूसरी बात, पहले तुम मेरे पिछले वाले तो पैसे दे दो। तुम पिछले वाले पैसे तो लौटा नहीं पा रहे हो। अगर मैंने तुम्हें और पैसे दिए तो तुम इतने सारे पैसे कैसे लौटाओगे? मोहनलाल सेठ, खेतों की फसल निकलने के बाद मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आप मेरी मजबूरी को तो समझो। अरे श्याम, अभी तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुमको अब ब्याज पे पैसे नहीं दे पाऊंगा। पहले तुम पिछले वाले मेरे पैसे वापिस कर दो, बाद में मैं सोचूंगा कि तुमको ब्याज पे पैसे देने हैं कि नहीं। इतना कह के श्याम निराश होकर अपने घर लौटकर आ जाता है। कौन? श्याम बेटा आ गए क्या मोहनलाल सेठ के घर से पैसे लेकर? मोहनलाल ने ब्याज पे पैसे दिए ना? नहीं पिताजी, मोहनलाल सेठ ने ब्याज पे पैसे नहीं दिए। मोहनलाल सेठ कह रहा था कि पहले पिछले ब्याज के उठाए हुए पैसे दो, बाद में मैं तुमको पैसे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। उतने में ही वहां मोहनलाल सेठ आ जाता है और कहता है, श्याम, आज मुझे मेरे पैसे वापिस चाहिए। बहुत दिन हो गए लेकिन तुमने मेरे पैसे लौटाए नहीं। मैंने तुम्हारे पिताजी की हालत देख के तुम्हें ब्याज पे पैसे दिए थे। मुझे लगा कि तुम्हारे पिता अंधे हैं, इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता को देखकर तुमको ब्याज पे पैसे दिए थे। लेकिन अब बहुत दिन हो गए, अब मेरे पैसे मुझे वापिस दे दो। तुम कुछ भी करो, मुझे मत बताओ। मोहनलाल सेठ, मैं कल ही आपके घर आपसे ब्याज पे पैसे मांगने आया था। कल मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और आपको तो पता है खेतों की फसल भी निकलने की है, तो मैं आपको पैसे कहां से दूं? ठीक है श्याम, आज तो मैं बिना पैसे लिए तुम्हारे घर से चला जाता हूं। अगली बार आऊंगा तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। समझ गए? तुम्हारे अंधे पिता को देखकर मैं और तुमको 20 दिन का टाइम देता हूं। अगर 20 दिन में अगर तुमने मुझसे लिए ब्याज के पैसे लौटाए नहीं तो मुझे बड़ा कदम उठाना होगा। मैं तुम्हारा घर या खेत नीलाम करके मेरे पैसे वसूल करूंगा। थोड़ी देर बाद श्याम गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है। अगर मुझे मोहनलाल सेठ के ब्याज के पैसे चुकाने हैं तो मुझे किसी से उधारी पे पैसे लेने होंगे। इतना सोच के श्याम रामू काका और सोहन काका की मदद लेने का निर्णय ले लेता है। इतना सोच के श्याम रामू काका और सोहन काका के पास चला जाता है। अरे श्याम बेटा, इधर कहाँ चले? मोहनलाल सेठ ने तुम्हें ब्याज पे पैसे दिए क्या? नहीं रामू काका, मोहनलाल सेठ ने मुझे ब्याज पे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि मोहनलाल सेठ के मेरे ऊपर पिछले वाले ही ब्याज के पैसे थे, इसीलिए मोहनलाल सेठ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए। तो अब क्या करोगे श्याम बेटा? अब तुम शादी कैसे करोगे? रामू काका, अगर आप दोनों मेरी कुछ मदद कर दोगे तो मैं शादी कर पाऊंगा। श्याम बेटा, क्या मदद चाहिए हमसे तुम्हें?
तुम एक बार हमको बता करके तो देखो, बोलो क्या मदद करे हम तुम्हारी, हमसे जो बन सके वो हम करेंगे। रामू काका, सोहन काका, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या आप लोग मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकेंगे? बाद में मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। श्याम बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब गांव के लोग मिलके तुमको थोड़े थोड़े पैसे जमा करके दे देंगे। लेकिन श्याम बेटा, तुमको तो पता है हम भी गरीब लोग हैं, हमको पैसे जमा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक श्याम बेटा, तुम कुछ दिन के लिए मोहनलाल सेठ को मनाने के लिए चले जाओ। कुछ दिन का समय मिलेगा तो पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ठीक है रामू काका, मैं अभी मोहनलाल सेठ के घर जाता हूँ और उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। श्याम बेटा, मोहनलाल सेठ ने हम सभी गांव वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब हमें एकजुट रहना होगा। मोहनलाल सेठ के अत्याचारों का हमें जवाब देना ही होगा। तभी श्याम मोहनलाल को मनाने चला जाता है। मोहनलाल सेठ, मुझे कुछ दिन का समय और चाहिए, मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है। अरे श्याम, तुम और कितने बहाने पे बहाने बनाओगे? मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कड़ा कदम उठाऊंगा। मोहनलाल की ये बातें सुन के श्याम चिंता में अपने घर आ जाता है। तभी हरिदास अपने बेटे श्याम से कहता है, बेटा श्याम, अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें उसे चुकाना ही होता है। लेकिन क्या हम ऐसा किसी को तंग करके करेंगे जैसा मोहनलाल हमारे साथ करता है? पिताजी, आप सही कह रहे हो। मैं अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही कर लूंगा। अभी हमारे ऊपर हालात की मजबूरी है, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। दूसरी तरफ गांव की महिलाएं बातें कर रही थी। तभी गीता कहती है, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि अत्याचारी घमंडी मोहनलाल सेठ को अपनी गलती का एहसास हो। ठीक कह रही हो गीता तुम। मोहनलाल ने हमारे जीवन को मुश्किल बना दिया है, अब हमें उसका सामना करना ही होगा। अगले दिन मोहनलाल सेठ फिर से श्याम के घर अपने पैसे मांगने आ जाता है। श्याम, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी हालत और खराब होगी। मोहनलाल सेठ, मुझे पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे वैसे ही मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। थोड़ी देर बाद श्याम फिर से खेतों में चला जाता है। श्याम एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है, अगर रामू काका ने और सोहन काका ने टाइम पे मुझे पैसे नहीं दिए तो वो अत्याचारी घमंडी मोहनलाल सेठ फिर से मेरा दिमाग खाने आ जाएगा। उससे पहले मुझे किसी और से मदद लेनी ही होगी। मुझे जल्दी से जल्दी मोहनलाल सेठ के चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन श्याम रामू काका और सोहन काका को मिलने चला जाता है। रामू काका, सोहन काका, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? श्याम बेटा, अभी तक हम पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए। तुम्हें अब खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। तुम दूसरों के भरोसे रहोगे तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। रामू काका, सोहन काका, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मोहनलाल सेठ हर दिन मुझे परेशान करने मेरे घर आ जाता है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ श्याम बेटा, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। अगर हमें मोहनलाल का सामना करना है तो हमें हम सब गांव वालों को एकजुट होना ही पड़ेगा। रामू भाई, हम सभी गांव वालों को मिलकर एक बड़ी योजना बनानी होगी। अगर हम मोहनलाल सेठ को अपनी ताकत दिखाते हैं तो वह पीछे हट सकता है। तभी श्याम, रामू और सोहन सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रामू काका, सोहन काका, हम मोहनलाल सेठ से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर हम उसकी ताकत को कमजोर कर दे तो वह हार जाएगा। श्याम बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी शक्ति ही हमारी एकता है। हम सब मिलकर मोहनलाल को उसकी औकात दिखाएंगे। सोहन भाई, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। जब मोहनलाल सेठ हमारी ताकत को समझेगा तो वह खुद हार जाएगा। दूसरे दिन मोहनलाल फिर से श्याम के घर पैसे मांगने आ जाता है। श्याम, और मुझे कितने दिन इंतजार करना होगा? श्याम, आज ही मुझे मेरी पूरी रकम चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मोहनलाल सेठ, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे कुछ दिन का और समय चाहिए। श्याम, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बाद में तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुमको समझाया नहीं। तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। मुझे मालूम है मोहनलाल सेठ, आपकी ताकत क्या है। श्याम, कल आखिरी बार मैं तुम्हारे घर तुमको पैसे मांगने आऊंगा। अगर कल तक तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद गांव के सभी किसान श्याम के मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं। तभी गीता कहती है, हमें एकजुट होकर मोहनलाल का मुकाबला करना होगा। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम
किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। हमें मोहनलाल को यह समझाना होगा कि हम केवल उसकी जमीन नहीं बल्कि उसकी ताकत भी छीन सकते हैं। दूसरी तरफ मोहनलाल सेठ को पता चलता है कि उसके खिलाफ गांव के सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। तभी मोहनलाल सेठ गुस्से से कहता है, मीना, मैं ये क्या सुन रहा हूं? गांव के ये भूखे गरीब किसान मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं और ये गरीब किसान मुझे चुनौती दे रहे हैं। अब मुझे कुछ कठोर कदम उठाने ही होंगे। अब तो ये सभी किसान एकजुट हो गए हैं, अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। मीना, अभी तो बहुत हुआ, पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। श्याम को अब मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। दूसरी तरफ सभी गांव वालों की योजना बनके तैयार हो जाती है। तभी श्याम गांव वालों से बोलता है, अब हमें कुछ करना होगा। मोहनलाल को उसकी जिद और अत्याचारों का कड़ा जवाब देना होगा। श्याम, सबसे पहले हमें मोहनलाल सेठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसकी गलतियों को दुनिया के सामने लाना होगा। सभी गांव वालों सुन लो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे और जीतेंगे। अगले दिन सभी गांव वाले मोहनलाल के घर पुलिस और वकील लेकर आते हैं। तभी गांव वाले और उनके साथ आने वाला वकील मोहनलाल को समझाता है। थोड़ी देर एक दूसरे की बहसबाजी चालू रहती है। थोड़ी देर के बहस के बाद मोहनलाल को समझ आता है। तभी श्याम मोहनलाल को कहता है, मोहनलाल सेठ, तुम्हें अपनी ताकत का और घमंड का बहुत अहंकार था, लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि गलत रास्ते पर चलने से क्या होता है। हाँ श्याम बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने सभी गांव के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। मुझे माफ कर दो। मोहनलाल सेठ, हम सभी गांव के लोगों को आपसे यही उम्मीद है कि आगे से तुम किसी गांव के किसान पे अत्याचार नहीं करोगे और उनका सम्मान करोगे। गांव के किसानों की एकजुटता और श्याम के संघर्ष की वजह से सभी गांव वालों ने मोहनलाल को हरा दिया। अब मोहनलाल की स्थिति भीगी बिल्ली की तरह कमजोर हो गई थी। तभी श्याम गांव वालों से कहता है, गांव के सभी लोगों की मेहनत और एकता ने हमें विजय दिलाई। अब हमें आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना होगा। उसके बाद श्याम अपने अंधे पिता हरिदास के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। श्याम बेटा, तुमने हमारे जीवन को बदल दिया। अब हमें किसी मोहनलाल सेठ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, यह हमारी संघर्ष की जीत है। गांव वालों के मदद से और हम दोनों के संघर्ष के वजह से ही हम सभी ने यह मुकाम हासिल किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी आंधी तूफान को भी हरा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही सीख देने वाली वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी।